अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। बच्चों, इस वीडियो में हम न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो है उसको स्टडी करने जा रहे हैं। हम सब जानते हैं कि न्यूटन ने 17th सेंचुरी में मैकेनिक्स के लिए जो काम किया वो एक बहुत ही अजीम काम, एक बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन समझा जाता है मैकेनिक्स के लिए। और इसी सूरत में, इसी हवाले से न्यूटन ने जो अपने तीन लॉज, जिनको हम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन भी कहते हैं, जो मैकेनिक्स के हवाले से, मैकेनिक्स के मुतालिक उन्होंने ये तीन लॉज दिए, उनमें से जो फर्स्ट लॉ है वो आज हम स्टडी करने जा रहे हैं। देखिए, फर्स्ट लॉ जो है, इसमें वो बात कही गई है जो एक बहुत ही कॉमन एक्सपीरियंस है। यानी हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस को देखते हैं, उनके साथ डील करते हैं, जिन सिचुएशंस में हमें न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो है वो ऑब्जर्व होता है और उसकी एप्लीकेशंस हमें नजर आती है। सबसे पहली बात जो है इस लॉ के बारे में, देखिए, एरिस्टोटल ने भी मोशन के हवाले से बात की न्यूटन से पहले। उसके बाद गैलीलियो ने भी मोशन के हवाले से बात की, रेस्ट के हवाले से बात की। बल्कि ये जो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, किसी हद तक गैलीलियो ने भी इस लॉ को स्टेट किया, लेकिन फॉर द लैक ऑफ कंसेप्ट ऑफ ग्रेविटी फिर गैलीलियो नहीं समझा पाए कि आखिरकार ऑब्जेक्ट्स जो मूव करते हुए ऑब्जेक्ट्स अर्थ पर होते हैं वो खुद ही फिर कैसे रुकते हैं। ये सब हम जान लेंगे आगे। लेकिन यहाँ पर न्यूटन ने जिन बातों का, जिस तरीके से न्यूटन ने मोशन एंड रेस्ट की सिचुएशंस को हल किया और समझाया, वो अपने आप में ही उस जमाने में भी और इस दौर में भी एक बहुत ही अजीम काम हमें नजर आ रहा है। उसके बाद जो अब क्वांटम मैकेनिक्स ने उसकी जब शुरुआत हो गई, तो बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस जो न्यूटनियन फिजिक्स से एक्सप्लेन नहीं हो पा रही थी या क्लासिकल फिजिक्स से एक्सप्लेन नहीं हो पा रही थी, उनको बखूबी क्वांटम फिजिक्स ने समझाने की एक बहुत ही बढ़िया कोशिश की। लेकिन फिलहाल हम ये देखना चाहेंगे कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है। आप समझ रहे होंगे, जो मैंने इससे पहले वाला वीडियो लॉज ऑफ मोशन पर, इंट्रोडक्शन टू लॉज ऑफ मोशन दिया, उसमें मैंने कई फोर्सेस के बारे में बात की और वहां मैंने कहा था कि हम इन फोर्सेस के बारे में आगे वीडियोस में बात करेंगे। आप समझ रहे होंगे कि मैं यहाँ पर वही फोर्सेस के टाइप्स पहले बताऊं, लेकिन नहीं। जो हमने उस वीडियो में फोर्स को डिस्कस किया था, उसकी डेफिनेशन को बताया था, वो अधूरी है तब तक जब तक कि हम न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को ना समझे। उसके बाद ही हम टाइप्स ऑफ मोशन, टाइप्स ऑफ फोर्सेस जो है वो अच्छे से समझ पाएंगे इंशाल्लाह। तो आगे हम बढ़ते हैं कि ये जो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है ये क्या है। देखिए, ये कॉमन सी एक्सपीरियंस है। अगर किसी सरफेस पर, अगर आप किसी सरफेस पर किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं, मान लीजिए अर्थ पर ही आपने यहां पर कोई बॉल रखी हुई है या कोई ब्लॉक रखा हुआ है और मान लीजिए ये रेस्ट में है, तो जब आप देखेंगे कि आप कितनी ही देर तक इसको ऑब्जर्व करते रहे विदाउट डिस्टर्बिंग इट, तो बहुत ही कॉमन सी एक्सपीरियंस है। क्लास 9th में भी और उससे भी छोटी क्लासेस में आप ये देख चुके हैं, वहां से आप समझ चुके हैं या इसको पढ़ चुके हैं। तो आप देखते हैं कि जो ये ऑब्जेक्ट होता है जिसको आपने रेस्ट में रखा है, अगर आप कितनी ही देर तक इसको ऑब्जर्व करेंगे और अगर आप इसको वहां से डिस्टर्ब नहीं करते हैं, तो आप देखेंगे कि ये अपनी पोजीशन को ऑक्यूपाई करता रहेगा और ये वहां से खुद ब खुद नहीं हिलेगा और ये मोशन में नहीं आएगा ये ऑब्जेक्ट। आप कितनी ही एग्जांपल्स आप इसके लिए रखते हो। आप देखते हैं आपके, हम आप अपने टेबल पर कोई बुक छोड़ के जाते हैं, अगर आप 1 घंटे के बाद, 2 घंटे के बाद, 10 घंटों के बाद या किसी भी टाइम के बाद फिर वहां पर आ जाएं, तो आपको वो बुक जो है, you will find that book lying on the table where you have placed it already। ये वहां पर ही होगी जहां पर आपने इसको प्लेस किया होगा। अगर आप कोई भी
फोर्स या अगर आप किसी भी एक्सटर्नल एजेंट से इसको डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं, अगर आप कोई ऐसा अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं जिसकी वजह से ये किताब, ये बुक वहां उस टेबल से हट जाए, या जिसकी वजह से ये ऑब्जेक्ट अपनी जगह से हिले, तो आप इसको वहीं पर पाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में हो तो किसी एक्सटर्नल एजेंट के बगैर, किसी डिस्टरबेंस के बगैर, किसी और अटेम्प्ट के बगैर, तो ये ऑब्जेक्ट वहीं पर रहना चाहेगा, ये ऑब्जेक्ट वहीं पर रहेगा और इसकी टेंडेंसी होगी कि उसी स्टेट में, स्टेट ऑफ रेस्ट में ये रहे। आप देख लीजिए कि आपके घरों में या हमारे घरों में कितनी चीजें होती हैं जो हम कहीं पर छोड़ के जाते हैं। एक ट्रंक जिसमें आपने कोई सामान भरा हुआ है, आपने एक जगह पर रखा। एक अलमारी, एक वार्डरोब जिसमें आप अपने कपड़े रखते हैं, आपने अपने कमरे में उसकी कोई पोजीशन बनाई है, आप उसको कहीं पर रखते हैं। आपके कमरे में रखी हुई चेयर्स, टेबल्स, बेड वगैरह अपनी जगहों पर ही रहते हैं। ऐसा नहीं होता है कि आप 2-3 घंटे के लिए बाहर चले जाएं, जब आप वापस आ जाएं तो आप देखेंगे कि जहां पर आपने एक चीज छोड़ी थी वो वहां से दूसरी जगह पर पहुंच गई है खुद ब खुद। ऐसा नहीं है। तो हर चीज जो अपने किसी स्टेट ऑफ रेस्ट में है, जो चीज स्टेट ऑफ रेस्ट में है, और अगर कोई प्रयास, कोई अटेम्प्ट नहीं किया जा रहा है उसको वहां से हिलाने के लिए, उसको वहां से हिलाने के लिए, उसको वहां से मूव करवाने के लिए, उसको वहां से हटाने के लिए, तो यकीनन वो ऑब्जेक्ट अपनी उसी पोजीशन में रहेगा और वो उसी पोजीशन को एक्यूर करता करके रखेगा या उसी पोजीशन को इख्तियार करेगा। तो इससे ये पता चलता है कि जब तक कोई अटेम्प्ट, कोई एक्सटर्नल एजेंट, कोई एक्सटर्नल अटेम्प्ट ना किया जाए किसी ऑब्जेक्ट को स्टेट ऑफ रेस्ट से बाहर निकालने के लिए, तब तक वो ऑब्जेक्ट अपने स्टेट ऑफ रेस्ट में ही रहता है। उसकी टेंडेंसी होती है नॉट टू चेंज द स्टेट, स्टेट ऑफ रेस्ट। वो अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज नहीं करता है खुद ब खुद। इसी तरह से, यानी अब मुझे ज्यादा इसको समझाने की, इलैबोरेट करने की जरूरत ही नहीं है। आप देख रहे हैं कि कितनी ही चीजें जहां पर आप छोड़ जाते हैं वहीं पर रहती है। ठीक है कि नहीं? जब तक, अब आप कभी एक पेज कागज का कभी टेबल पर रखते हैं तो कभी वो उड़ के दूसरी तरफ जाता है तो फिर आप मुझसे कहेंगे कि ये तो खुद ही मूव हो गया। नहीं, यहाँ भी कोई ना कोई एक्सटर्नल एजेंट था, कोई हवा का झोंका आ गया जिसने इसको उठा के दूसरी सिमत लेके गया वो। ठीक है कि नहीं? तो मेरे यहाँ पर कहने का मतलब है, जब तक कि कोई भी अटेम्प्ट ना किया जाए, कोई भी एक्सटर्नल एजेंट इस पर ऐसा काम ना करें जिसकी वजह से ये मूव करें, या कोई भी ऐसा प्रयास ना हो जिसकी वजह से इसको हिलाया जाए, तब कोई ऑब्जेक्ट जो रेस्ट में था तो वो रेस्ट में ही रहेगा। और आपको इसको रेस्ट से बाहर करने के लिए क्या करना पड़ता है, आप जरा देख लीजिए। यहां पर हमने अगर ये बॉल देख ली, तो अगर अब आप इसको मूव करवाना चाहते हैं तो ये बहुत ही एक छोटी क्लास का बच्चा भी आपसे कहेगा कि जब आप इसको किक मारेंगे, जब आप इस पर कोई फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये बॉल यहां से यहां आ सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये बॉल मूव कर सकता है जब आप इस पर कोई फोर्स अप्लाई करेंगे। तो यहां दो बातें क्लियर हो गई। क्या? कि एक ऑब्जेक्ट तब तक रेस्ट में ही रहता है जब तक कि इस पर कोई एक्सटर्नल एजेंट या कोई फोर्स अप्लाई ना हो। और दूसरी बात यह तय हो रही है कि जब कोई एक्सटर्नल एजेंट या फोर्स अप्लाई हो रहा हो तो उसकी टेंडेंसी, उसके अप्लाई होने से इस रेस्ट वाले ऑब्जेक्ट में मूव करने की टेंडेंसी आ जाती है। अब ये मूव कर सकता है। क्यों? क्योंकि हमने इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स, या हमने कोई एक्सटर्नल एजेंट, जिसको हम फोर्स ही कहेंगे, तो हमने एक एक्सटर्नल फोर्स इस पर अप्लाई किया। तो एक बात तो बिल्कुल क्लियर है कि एक ऑब्जेक्ट जो रेस्ट में है वो रेस्ट में ही रहने की टेंडेंसी रखता है, और तब तक जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर अप्लाई ना हो। ठीक है कि नहीं? अब दूसरी बात यह है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट ऑलरेडी मूव कर रहा हो, मान लीजिए ये बॉल ऑलरेडी मूव कर रही है और किसी स्पीड से मूव कर रही है, यहां जरा हमें न्यूटन की जो उसने अटेम्प्ट किया
वो अटेम्प्ट जो है सराहने के लायक है, वो इस केस से हमें पता चलता है। क्योंकि रेस्ट वाली चीज को ऑब्जर्व करना कि वो रेस्ट में ही है जब तक फोर्स अप्लाई ना किया जाए, ये एक आम सा एक्सपीरियंस लगता है। लेकिन यहां जो न्यूटन ने अब मोशन वाली ऑब्जेक्ट्स के बारे में कहा, ये बिल्कुल आम सा एक्सपीरियंस नहीं है, बल्कि जो आम सा एक्सपीरियंस है न्यूटन ने बिल्कुल उसके अपोजिट, बिल्कुल उसके बरक्स कहा है। ठीक है। और हमें लगता है कि ये अपोजिट या कोई बरक्स चीज कही गई है, लेकिन अगर हम देखें तो फैक्ट जो है मोशन के बारे में वो यही है जो न्यूटन ने स्टेट किया। क्या? कि जो मोशन वाला केस है, अभी तो रेस्ट वाला केस हो गया जो ऊपर हमने कहा। अब अगर ये बॉल मान लीजिए ऑलरेडी मोशन में है और ये किसी एक स्पीड से जा रही है और किसी एक डायरेक्शन में, तो जब एक ऑब्जेक्ट किसी एक स्पीड से जा रहा हो किसी एक डायरेक्शन में, तो इसका मतलब ये यूनिफॉर्म मोशन में है। ठीक है। तो मान लीजिए कि एक ऑब्जेक्ट जो है एक यूनिफॉर्म मोशन में है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन, इसका ये जो स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन है, जिस तरह उस ऑब्जेक्ट का स्टेट ऑफ रेस्ट चेंज नहीं हुआ खुद ब खुद फोर्स के बगैर, उसी तरह से इस ऑब्जेक्ट के लिए, मूविंग ऑब्जेक्ट के लिए स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन भी चेंज नहीं होगा। यानी अब ये ऑब्जेक्ट, एज पर न्यूटन, ये ऑब्जेक्ट अगर किसी स्पीड से मूव कर रहा है, ये बॉल अगर किसी स्पीड से मूव कर रही है, ये उसी स्पीड से मूव करती जाएगी। ये जिस डायरेक्शन में जा रही है ये उसी डायरेक्शन में जाएगी तब तक जब तक कि कोई फोर्स इस पर अप्लाई ना हो। मतलब ये हुआ कि जिस तरह से स्टेट ऑफ रेस्ट खुद ब खुद चेंज नहीं होता है, उसी तरह से स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन भी खुद ब खुद चेंज नहीं होगा। स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज करने के लिए आपको फोर्स की जरूरत पड़ी, स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन को चेंज करने के लिए भी आपको फोर्स की जरूरत पड़ी। अब स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन कब चेंज होता है? जब स्पीड इंक्रीज हो जाए या डिक्रीज हो जाए, या फिर जब डायरेक्शन चेंज हो जाए, या जब दोनों चीजें हो जाए, स्पीड भी चेंज हो जाए और डायरेक्शन भी। मतलब ये हुआ तीनों चीजों को, इन दोनों केसेस को मिलाकर अगर हम कहें तो हमें तीन चीजें मिलती हैं। क्या? ना ही एक बॉडी रेस्ट से खुद ही मोशन में आ सकती है, और अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में हो ये मोशन में तभी आ सकता है जब कोई एक्सटर्नल फोर्स इस पर अप्लाई हो जाए, और जो बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में हो उसका भी खुद स्टेट चेंज ना हो, नहीं हो सकता है, वो भी तभी चेंज हो सकता है, स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन भी तभी चेंज हो सकता है जब उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स हो। स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन के चेंज होने का मतलब है कि एक बॉडी स्पीड ना ही इंक्रीज कर सकती है ना ही डिक्रीज कर सकती है, और ना ही अपनी डायरेक्शन जो है चेंज कर सकती है खुद ब खुद। और ये सब चीजें जो है तब चेंज हो सकती हैं कि जब उस पर कोई फोर्स हो। अब फोर्स ऐसा हो सकता है जो एक बॉडी की स्पीड को इंक्रीज कर सकता है, फोर्स ऐसा भी हो सकता है जो बॉडी की स्पीड को डिक्रीज कर सकता है। तो उसने क्या किया, उसने इसके यूनिफॉर्म स्पीड को चेंज किया। फोर्स ऐसा हो सकता है कि जो स्पीड को चेंज किए बगैर ही सिर्फ उसकी डायरेक्शन को, बॉडी की डायरेक्शन को चेंज करे। आई बात समझ में? तो फोर्स ऐसा भी हो सकता है जो दोनों काम करे, स्पीड भी चेंज करे और डायरेक्शन भी चेंज करे। तो टोटल में हम देख रहे हैं कि फोर्स ही एक चीज हो सकती है जो बॉडी को रेस्ट से मोशन में ला सकती है, जो बॉडी की स्पीड को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकती हैं, और इतना भी डिक्रीज कर सकती हैं कि अगर वो मोशन में हो वो रेस्ट में इसको ला सकता है फिर। क्योंकि स्पीड डिक्रीज करने का मतलब ये भी हो सकता है कि स्पीड जीरो हो गई और ऑब्जेक्ट जो है रेस्ट में आ गया। तो फोर्स रेस्ट से मोशन में ला सकता है बॉडी को, मोशन वाली बॉडी को रेस्ट में ले जा सकता है, या मोशन वाली बॉडी की स्पीड को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकता है, या मोशन वाले ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन चेंज कर सकता है। शॉर्ट में हम कहेंगे फोर्स जो है वो स्टेट ऑफ रेस्ट चेंज कर सकता है और स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन चेंज कर सकता है। एंड इन द एब्सेंस ऑफ दिस फोर्स, और फोर्स की एब्सेंस में अगर फोर्स ना हो, ना ही स्टेट ऑफ रेस्ट चेंज हो सकता है और ना ही स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन चेंज हो सकता है। ये बन जाता है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। मगर यहां पर एक बात, वो हम बाद में देखेंगे, इसको हम, इस पर हम ऑब्जेक्शंस जो है वो रेज करेंगे और फिर उन ऑब्जेक्शंस का हम जवाब देंगे। फिलहाल अगर हम इस बुनियाद पर लॉ को स्टेट करें, अब आप कहेंगे कि नहीं, हमने देखा है कि जब हम बॉल को, जब बॉल अर्थ पर, जमीन पर, ग्राउंड पर मूव कर रही होती है तो ये धीरे 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 खुद ही रेस्ट में आ जाती है, अभी तो कोई फोर्स नहीं था, अब ये रेस्ट में कैसे आ गई? तो ये तो बिल्कुल आम सा केस है, हम समझाते हैं इसके बाद इन चीजों को, आप वैसे जानते भी होंगे। और
जानते हैं या नहीं जानते हैं, तो हमें यहाँ पर उस पर बात जरूर करनी होगी। तो लेकिन यहाँ तक हम जो पहुंच गए हैं बोलते बोलते, तो वहां यहाँ तक हम अभी तक हम न्यूटन्स फर्स्ट लॉ की स्टेटमेंट तक पहुंच गए। मेरे इस डिस्कशन से ये पता चलता है कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ जो है वो ये कह रहा है, वो इस चीज को स्टेट कर रहा है, उसकी स्टेटमेंट ये है, स्टेटमेंट ये है उसकी उसकी स्टेटमेंट ये है कि जब एक बॉडी रेस्ट में हो वो अपना स्टेट चेंज नहीं कर सकती, और जो बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है वो भी अपना स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन चेंज नहीं कर सकती, जब तक कि उस इन दोनों पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किया जाए। तो हम इस स्टेटमेंट को कैसे कहेंगे? अगर हमें इसको नोट करना हो तो हम कहेंगे न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स, आप नोट कर सकते हैं, दैट a body in the state of rest or uniform motion, a body in the state of rest or uniform motion, शाबाश, लिखते जाएं आप, a body in the state of rest or uniform motion does not change its state unless acted upon by some external force। तब तक एक बॉडी अपना स्टेट चेंज नहीं करेगी, रेस्ट का स्टेट हो, यूनिफॉर्म मोशन का स्टेट हो, तब तक वो अपना स्टेट चेंज नहीं कर सकती जब तक कि एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो, जब तक कि उस पर एक्सटर्नल फोर्स ना हो। अब जब हमने कहा शॉर्ट में, जब हमें किसी को समझाना कहना होता है तो हम क्या कहते हैं, भाई कोई बॉडी अपना स्टेट चेंज नहीं कर सकती जब तक कि उस पर फोर्स ना हो। लेकिन जब उस स्टेट की बात करते हैं, उस स्टेट का मतलब क्या होता है? स्टेट ऑफ रेस्ट एंड स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। अब स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या है? ना ही स्पीड इंक्रीज हो सकती है, ना डिक्रीज हो सकती है, और ना ही डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हो सकती है फोर्स के बगैर। ठीक है कि नहीं? आगे बढ़ते हैं। अब ये जो दूसरा केस आपने देखा कि यूनिफॉर्म मोशन वाला केस जो है, कि अगर एक ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है तो कहा गया कि वो अपना स्टेट खुद ही चेंज नहीं कर सकता। जैसे कि हमने यहाँ पर इस बॉल को देखा, ये रेस्ट में थी, इसने अपना स्टेट चेंज नहीं किया। अब ये बॉल मूव कर रही है तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन ये रुकनी ही नहीं चाहिए। अगर इसकी कोई स्पीड है तो ये इसी स्पीड से मूव करनी चाहिए, जिस डायरेक्शन में जा रही है उसी डायरेक्शन में जानी चाहिए। लेकिन हम देखते हैं, हमारी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ये है कि जब कोई बॉल ग्राउंड पर रोल करती जाती हैं, मूव करती जाती हैं, तो आप देखते हैं कि कुछ देर के बाद, कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद वो रुक जाती है। एंड अकॉर्डिंग टू न्यूटन इसको रुकना ही नहीं चाहिए, इसकी मोशन जो है, क्योंकि हमने कोई एक्सटर्नल फोर्स इसके रोकने के लिए नहीं लगाया है, तो इसकी मोशन जो है वो बरकरार रहनी चाहिए। इसकी स्पीड ना इंक्रीज होनी चाहिए ना डिक्रीज होनी चाहिए, रुकने का तो सवाल ही नहीं है फिर। ठीक है कि नहीं? इसकी डायरेक्शन भी चेंज नहीं होनी चाहिए, लेकिन हम इसको देखते हैं कि ये रुक जाती हैं। तो फिर क्यों रुकती हैं? क्योंकि हम समझते हैं कि इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, लेकिन जो जमीन पर, अर्थ पर बॉल रोल करती जा रही है, तो उस पर एक्चुअली एक्सटर्नल फोर्सेस होते हैं। देखिए, पहले ही जब आप जानते हैं कि जैसे ही बॉल जमीन पर जाएगी रोल करती, तो उसको अर्थ के साथ, ग्राउंड के साथ फ्रिक्शन होगा, तो वहां पर आ गया फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, जो इसकी मोशन को रिटार्ड करेगा। आपने क्लास 9th में भी पढ़ा है, इस क्लास में भी आप पढ़ेंगे इस चैप्टर में इंशाल्लाह फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के बारे में। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो हमेशा ही मोशन को अपोज करता है, तो लिहाजा एक एक्सटर्नल फोर्स वहां पर जो है कंसिडरेबली जो इस बॉडी पर एक्ट करता है, वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है। दूसरा, इस बॉडी का जो वेट है उसकी वजह से जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑफ अर्थ है, ठीक है ना, आप कहेंगे कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑफ अर्थ जो है, द फोर्स बाय विच अ बॉडी इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी वो एक दूसरा फोर्स है। तीसरी बात, जब आप अर्थ पर इस बॉडी को, इस बॉल को रोल करवाते हैं, जब ये जा रही होती हैं, तो इसको एयर में से क्रॉस करना पड़ता है, तो एयर का जो रेजिस्टेंस है, ठीक है ना, जो थ्रस्ट है अपोजिट डायरेक्शन में, जिस एयर को क्रॉस करते हुए बॉल जा रही हैं, तो एयर का रेजिस्टेंस जो है वो भी इसको, इसकी मोशन को अपोज करेगा। तो तीन तीन फोर्सेस है, और हम समझते हैं कि शायद कोई फोर्स इस पर नहीं, ये खुद ही रुक गई। नहीं, खुद ही नहीं रुक सकती, बल्कि वहां पर ऑलरेडी तीन फोर्सेस हैं जो इसको रोक रहे हैं। तो न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है, उसकी जो स्टेटमेंट है, वो इस पर भी लागू हो रही है। क्या? कि ये एक्सटर्नल फोर्स की ही वजह से ये बॉल रुक रही है, और अगर ये तीन एक्सटर्नल फोर्सेस नहीं होते तो ये बॉल कभी ना रुकती। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या कोई सिचुएशन ऐसी है जहां पर एक बॉडी मोशन में हो और उसकी मोशन जो है वो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहे,
और कोई ऐसी सिचुएशन हो कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना हो और वो बॉडी कंटिन्यू अपनी यूनिफॉर्म मोशन में रहे, अपनी यूनिफॉर्म मोशन को कंटिन्यू करे। क्या ऐसी सिचुएशन है? ये सिचुएशन जरा मुश्किल है, क्योंकि जमीन पर जो बॉडीज है वो हमेशा ही अर्थ के साथ बाउंड होगी, उनके ऊपर फोर्स ऑफ ग्रेविटी होगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात? अगर आप किसी सिचुएशन के बारे में सोचेंगे अर्थ पर, तो इसका मतलब यह है कि आपने किसी ऑब्जेक्ट को सोचना है कि वो अर्थ पर है। जब आप उसको यहाँ पर सोच रहे हैं कि चलो एक गाड़ी की मोशन को, चलो एक बॉल की मोशन को, चलो किसी और चीज की मोशन को, तो आप देखेंगे कि वहां पर आप अर्थ पर इन मोशंस के बारे में सोचते हैं, एंड ऑल दीज ऑब्जेक्ट्स आर बाउंड टू अर्थ, सो दैट मींस द फोर्स ऑफ ग्रेविटी और फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन विल बी ऑलवेज देयर ऑन दीज बॉडीज। आप इस फोर्स को से इन बॉडीज को रिहा नहीं कर सकेंगे, ठीक है ना? इनको इस फोर्स से अलग नहीं, जब तक आप जमीन पर हैं और आप जमीन के ऊपर कुछ सिचुएशंस के बारे में सोच रहे हैं, तो इसका मतलब है कि उन ऑब्जेक्ट्स पर फोर्स ऑफ ग्रेविटी जरूर होगा। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को चलो हम कम भी कर सकते हैं, बहुत ज्यादा रिड्यूस कर सकते हैं, और थ्रस्ट ऑफ एयर को भी मान लीजिए कि किसी तरीके से एलिमिनेट करेंगे, लेकिन ग्रेविटी से आप छुटकारा नहीं पा सकते। अब अगर आप कहेंगे कि चलिए हम स्पेस में किसी मोशन के बारे में सोचेंगे, वहां पर तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी नहीं होगा, कोई ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होगा, तो ऐसा सोचना भी प्रैक्टिकली उतना ठीक नहीं होगा। तो लेकिन अगर हम इस बारे में सोचेंगे तो आप देखते हैं कि अगर आपके पास, अगर आप देख रहे हैं कि सन है और प्लेनेटरी मोशन में आप देखते हैं कि प्लेनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड द सन, तो हम सोच सकते हैं कि यहाँ पर अर्थ मोशन में है अराउंड द सन, और ये मोशन फिर 10-12 घंटों के बाद या 2-3 दिनों के बाद रुकती नहीं है। ऐसा नहीं है कि अर्थ ने अभी रिवॉल्व कर दिया और फिर थोड़ी देर के बाद ये रुक गई, नहीं। चाहे अर्थ एक चक्कर मारे सन के इर्द गिर्द, या दूसरे प्लैनेट्स हों वो चक्कर मारे सन के इर्द गिर्द, या इसी तरह से सैटेलाइट्स प्लैनेट्स के रिवॉल्व करे, ठीक है ना? तो ये कंटिन्यूअसली ये मोशन ऑब्जर्व हो जाती है। हालांकि इसको भी नहीं माना जा सकता कि ये फोर्स से परे हैं, यानी इस मोशन के ऊपर कोई फोर्स नहीं है, ऐसा नहीं माना जा सकता। टेक्निकली अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बिटवीन अर्थ एंड सन, लेकिन फिलहाल के लिए हम ये कहेंगे कि भाई मोशन, अब ये मोशन यूनिफॉर्म मोशन नहीं है, क्योंकि इस अर्थ ने जो देखा हमने कि ये आप देख रहे हैं कि ये जब रिवॉल्व कर रही है डायरेक्शन भी चेंज हो रही है और इसकी स्पीड भी चेंज होती है अराउंड द सन, ठीक है कि नहीं? व्हाइल गोइंग अराउंड द सन इसकी स्पीड भी चेंज हो रही है, लेकिन थोड़ी देर के लिए हम मान सकते हैं कि मोशन का स्टेट कंटिन्यू है। मोशन का स्टेट ऑफ मोशन जो है उसमें स्टेट ऑफ मोशन में पे कोई पाबंदी नहीं आई, ऑब्जेक्ट कभी स्टेट ऑफ मोशन से स्टेट ऑफ रेस्ट में नहीं आया, ठीक है कि नहीं? और अगर ऐसी कोई चीज होती, मान लीजिए अगर हमारी यूनिवर्स का एक ऐसा डिस्क्रिप्शन होता, ऐसी बनावट होती कि ये ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे से बहुत ही दूर दूर होते, ताकि ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके दरमियान नहीं रहता, 2 मिनट के लिए माना जा सकता है। हालांकि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। यूनिवर्स जो है, आप देख रहे हैं कि यूनिवर्स का जो तरीका है, यूनिवर्स को जैसे बनाया गया है, जो फॉर्मेशन ऑफ यूनिवर्स है, उस पे एक पैटर्न है, और उसमें आप देख रहे हैं कि उसमें किस तरीके से ऑब्जेक्ट्स जो है वो रिवॉल्व करते हैं, जो सेलेशियल ऑब्जेक्ट्स है, बॉडीज हैं, जैसे प्लैनेट्स हैं, जैसे सैटेलाइट्स है, बाकी चीजें एस्ट्रॉइड्स वगैरह, वो किस तरीके के मोशन में है। ये इसी तरीके से इसको नेचर में ये बनाया गया है, या नेचर में ये इसी तरीके से देखे जाते हैं। मगर अगर हम 2 मिनट के लिए इससे हटकर माने कि मान लीजिए कि ये एक दूसरे के ऊपर कोई फोर्स नहीं एग्जर्ट कर रहे होते, तो फिर क्या होता कि ये अगर कोई ऑब्जेक्ट है स्पेस में, अगर ये यहां से मूव कर रहा है तो ये वहीं से मूव करता है, ना वहां पर कोई फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, और ना ही वहां पर कोई ग्रेविटेशनल फोर्स, और ना ही वहां पर कोई रेजिस्टेंस ऑफ एयर। तो इसका मतलब इसकी स्पीड भी एक रहती, इसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन भी एक ही रहती। तो आप अंदाजा कीजिए कि आपकी अर्थ एक डायरेक्शन में जा रही होती एक स्पीड से, और वो स्पीड इसकी कभी चेंज नहीं होती, डायरेक्शन भी चेंज नहीं हो रही होती, ठीक है कि नहीं?
तो फिर वो किस तरीके का यूनिवर्स हो सकता है, तो वो तो कोई अलग ही चीज हो सकती थी। ठीक है कि नहीं? ये सिर्फ हम समझाने के लिए कह सकते हैं, ऐसा हमारी यूनिवर्स में नहीं है, लेकिन हम ये समझाने के लिए कह सकते हैं कि अगर कोई फोर्सेस नहीं होंगे तो ऑब्जेक्ट्स जो यूनिफॉर्म मोशन में होंगे वो स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन अपना कंटिन्यू करेंगे। तो ये न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बारे में हमने कुछ चीजें कही। अब अगर हम आगे बढ़ते हैं, देखिए हम कुछ सिचुएशंस के बारे में बात करेंगे। तो सिचुएशंस के बारे में हम इस तरह से बात कर सकते हैं कि इस फर्स्ट लॉ के हवाले से मैं आपको यहाँ पर एक एग्जांपल बताऊंगा। ये आपको एक चैप्टर में भी आ जाता है आगे, जो आपका टर्म सेकंड में दूसरा चैप्टर बनता है, जिसमें आप फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ते हैं, तो उसमें भी ये चीज आ जाती है कि मान लीजिए कि हमने एक बॉल जो है, हमने एक बॉल इस फ्लूइड में से नीचे डाल दी। अब ये गिर रही है, ये नीचे क्यों गिरेगी? बाई ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, या आप सिंपली इसको कह सकते हैं इसकी वेट की वजह से। तो उसको मैं W से डिनोट करूंगा। तो which force is responsible for the fall of this ball or this body in this fluid? That is weight. That is, it is weight. Weight ही एक फोर्स है जिसकी हमने तो सिर्फ छोड़ दिया यहाँ पर, और अब ये इस फ्लूइड में से नीचे आ रही है। अब फ्लूइड कुछ भी हो सकता है, वाटर हो सकता है, एयर भी हो सकता है, ठीक है कि नहीं? मगर जैसे ही ये बॉल नीचे आएगी तो कौन से फोर्सेस होंगे जो अपोजिट डायरेक्शन यानी अपवर्ड डायरेक्शन में इस पर एक्ट करेंगे? कौन से फोर्सेस? एक आप जानते हैं बॉयोंट फोर्स होता है, ठीक है ना? जैसे ही किसी फ्लूइड में आपने बॉडी को डाल दिया तो वहां पर एक अप थ्रस्ट इन द अपवर्ड डायरेक्शन होता है, जिसको आप बॉयोंट फोर्स कहते हैं। मैं इस पर ज्यादा बात इस वक्त नहीं करूंगा क्योंकि मुझे दूसरी एक चीज आपको समझानी है। अब तीसरा भी एक फोर्स होगा कि जैसे ही ये फ्लूइड में से नीचे आ जाएगा और इसको इस फ्लूइड के साथ ही एक फ्रिक्शन होगा, मैं इसका नाम हालांकि कुछ और ही हम कहते हैं, तो यहाँ पर आपको समझाने के लिए मैं इसको फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ही कहूंगा, लेकिन ये समझ लीजिए कि ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है इस बॉडी के दरमियान और इस फ्लूइड के दरमियान। अब ये बायोंट फोर्स किस डायरेक्शन में है? अपवर्ड डायरेक्शन में। ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या कर रहा है? ये मोशन को अपोज करता है। तो कहाँ मोशन कहाँ हो रही है? नीचे की तरफ। तो इस F की डायरेक्शन क्या होगी? अपवर्ड डायरेक्शन। अब कितने फोर्सेस हैं? एक मिनट, मैं इसको जरा म्यूट कर देता हूं क्योंकि कोई कोई इतने में ही फोन नहीं कर। हाँ, तो अब हमारे पास दो फोर्सेस हैं, एक तीन फोर्सेस हैं। एक वेट इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, शाबाश। दूसरा हमारा है V यानी बायोंट फोर्स इन अपवर्ड डायरेक्शन। तीसरा हमारे पास है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन दिस बॉल एंड द फ्लूइड, वो भी इन अपवर्ड डायरेक्शन। लेकिन बॉल नीचे आ रही है, तो इसका सीधा मतलब ये हुआ कि जो डाउनवर्ड फोर्स है W, इट इज ग्रेटर देन B एंड F। तो हम इस तरह से कहेंगे W इज ग्रेटर देन B प्लस F, ठीक है? तो ये W जो है ये ज्यादा है, किससे ज्यादा है? B और F से। अब जैसे ही बॉडी नीचे आएगी, ये F जो है इंक्रीज होता जाता है, क्योंकि ये F जो आप देखेंगे आगे आने वाले उस चैप्टर में, तो ये F जो है ये वेलोसिटी ऑफ बॉडी पर डिपेंड करता है। जैसे ही बॉडी नीचे आ जाती है तो वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी। किसी भी फॉलिंग बॉडी की वेलोसिटी इंक्रीज हो जाती है, जैसे नीचे आ जाती हैं तो वेलोसिटी मैक्सिमम होती है। तो जब V इंक्रीज हो गया, F इंक्रीज हो गया। अब जब आपका F यहाँ पर इंक्रीज हो गया, तो कभी ये भी हो सकता है कि ये लेफ्ट हैंड साइड जो है ये राइट हैंड साइड के बराबर आएगा। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर W इज इक्वल टू B प्लस F। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जैसे बॉडी नीचे आती गई, ये F जो है ये इंक्रीज होता गया, इसलिए डाउनवर्ड अपवर्ड फोर्स इज B प्लस F, डाउनवर्ड फोर्स के बराबर आ गए, वेट के बराबर। अब क्या है कि वेट इसको नीचे ला रहा है, ये B और F जो है इसको अपवर्ड्स ले जा रहे हैं। तो दोनों फोर्सेस, दोनों साइड के फोर्सेस जब यानी डाउनवर्ड एंड अपवर्ड फोर्सेस जब बैलेंस हो जाएंगे, देन व्हाट विल हैपन? तब क्या होगा? क्या ये बॉल रुकेगी? हमें लगता है, आमतौर पर हम क्या कहते हैं, ये तो नीचे आ रही थी विद सम वेलोसिटी V, यहां पर पहुंच गई। जब यहां पर पहुंच गई, यहां पर टोटल फोर्स इस पर जीरो हो गया।
यानी B plus F is equal to W, downward force is equal to upward forces. So net force on the body is 0. तो हम कहेंगे कि बॉल रुकेगी, लेकिन नहीं, क्योंकि न्यूटन फर्स्ट लॉ हमें कहता है कि जब कोई फोर्स ऑब्जेक्ट पर नहीं होगा, जब नेट फोर्स 0 होगा ऑब्जेक्ट पर, तो जो उसका स्टेट होगा वो वैसा ही रहेगा जो उस वक्त वहां पर उसका स्टेट होगा। यानी अभी अब ये बॉल नीचे आ गई, यहां तक पहुंची, तो ये स्टेट ऑफ मोशन में थी, इसकी कोई ना कोई वेलोसिटी थी, एंड सपोज दैट वेलोसिटी इज v। इसका मतलब ये हुआ कि अब भी ये उसी मोशन में रहेगी, नीचे की तरफ, अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करेगी, अब ये अपनी स्पीड चेंज नहीं करेगी, यानी इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। इट विल फॉल विद ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ये अब नीचे आ जाएगी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से। पहले क्या हो रहा था, ये नीचे आ रही थी, इसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही थी, क्योंकि इसका टोटल डाउनवर्ड वेट ज्यादा था अपवर्ड फोर्सेस से, तो लिहाजा इस पर कोई ना कोई नेट फोर्स था और उसकी डायरेक्शन क्या थी, डाउनवर्ड। लेकिन जब यहां पर बॉल पहुंच गई तो नेट फोर्स इस पर क्या आ गया, 0। मतलब अपवर्ड फोर्सेस आर नाउ इक्वल टू व्हाट, द डाउनवर्ड फोर्स वेट। तो नेट फोर्स इज 0। नेट फोर्स 0 होने का मतलब नहीं है कि ये रुक जाएगी, नेट फोर्स 0 होने का मतलब ये हुआ कि जो इसका स्टेट है अब इसका स्टेट वही रहेगा, जो इसकी वेलोसिटी है वही रहेगी। दैट इज व्हाई इट विल फॉल विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। हालांकि हम इसको टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं, मुझे ये यहाँ पर पढ़ाना नहीं है, लेकिन मैंने आपको इसलिए समझाया। कभी कभी आप क्या देखते हैं कि हम कहते हैं कि बॉडी इज मूविंग विद ए वेलोसिटी v। हाँ भाई, बॉडी आ गई, यहाँ से यहाँ तक वेलोसिटी v से मूव कर रही है, यहाँ पहुंच गई तो इसकी वेलोसिटी v थी, अब इस पर नेट फोर्स 0 है, बताइए क्या होगा। तो आप कहते हैं ये रुक जाएगी, क्योंकि इस पर फोर्स 0 नहीं है। अब इस पर फोर्स 0 है, नहीं, जब नेट फोर्स 0 है तो इसका मतलब ये हुआ इसका स्टेट चेंज नहीं होगा। अब इसका स्टेट क्या था वहां पर आते हुए, स्टेट ऑफ मोशन। स्टेट की चेंज होने का मतलब वेलोसिटी चेंज होना। अब इसका स्टेट चेंज नहीं होगा क्योंकि इस पर नेट फोर्स 0 है, इसका मतलब इसकी वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, ये अब यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करेगी। ठीक है कि नहीं। बाकी कई सिचुएशंस आपको मिलेंगी न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से। आप जरा एक और चीज देख लेते हैं। ये न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो है, पहले मैंने कहा कि एरिस्टोटल ने भी इस पर बात की थी, उसके बाद गैलीलियो ने एक तरीके से इसको समझाने की कोशिश की थी, लेकिन वो थोड़ा सा चूक गए। कहां पर उनको चूक हुई वो मैं आपको बताता हूं। गैलीलियो ने क्या किया कि उसने एक इनक्लाइंड प्लेन पर इस तरह से एक बॉल को छोड़ दिया, तो उसने देखा कि ये जब नीचे आ रही है एक्सेलरेट हो रही है। नीचे आते हुए बॉल इनक्लाइंड प्लेन पर, अगर एक बॉल नीचे आएगी किसी इनक्लाइंड प्लेन से तो क्या होगा, व्हाट विल हैपन, इट विल एक्सेलरेट, ये एक्सेलरेट होगी जैसे ही ये नीचे आएगी। ठीक है कि नहीं। तो फिर उसने क्या कहा कि अगर हम अब इस दूसरा एक इंक्लाइंड प्लेन इस तरह से रखेंगे, ये बॉल नीचे आ रही है, एक्सेलरेट हो रही है, और अगर ये यहां से होते हुए ऊपर जाएं तो ये ऊपर जाते जाते क्या होगी, डिसलरेट होगी। तो इसका मतलब उसने ये समझाया कि अगर एक इंक्लाइंड प्लेन से नीचे एक बॉडी आ रही है, ये खुद ब खुद एक्सेलरेट हो रही है, और अगर ये इफ इट मूव्स अप एन इंक्लाइंड प्लेन, अगर ये एक इंक्लाइंड प्लेन से ऊपर जा रही है एक इंक्लाइंड प्लेन पर, तो ये डिसलरेट हो रही है। फिर वो कहने लगे कि अगर प्लेन में कोई इंक्लिनेशन नहीं होगा, अगर एक हॉरिजॉन्टल प्लेन होगा, देन ना ही ये एक्सेलरेट होनी चाहिए ना ही डिसलरेट। मतलब ये है कि इसकी मोशन यूनिफॉर्म रहनी चाहिए। अब ये तो बहुत करीब है न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के, कि अगर एक बॉडी इंक्लाइंड प्लेन के नीचे आ रही है, it accelerates. Up an inclined plane, it decelerates. On a horizontal plane without any inclination, it should neither accelerate nor decelerate. तो उसके कहने का मतलब था, अगर एक फ्लैट एक प्लेन सरफेस पर एक बॉल को छोड़ दिया जाए, ना वो एक्सेलरेट होनी चाहिए ना डिसलरेट, मींस उसकी वेलोसिटी सेम रहनी चाहिए, मतलब वो यूनिफॉर्म मोशन में रहना चाहिए। लेकिन फिर जब उसने देखा कि ये बॉल धीरे धीरे आगे रुक रही है, तो वो समझा नहीं पाए कि ये क्यों रुक गई फिर। अब ये आज, उस वक्त तो ग्रेविटी का गैलीलियो को कोई कंसेप्ट नहीं था, ग्रेविटी का कंसेप्ट भी हमें न्यूटन ने ही दिया। आई बात समझ में। तो लिहाजा गैलीलियो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के करीब आते आते भी फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को स्टेट नहीं कर पाए। ठीक है कि नहीं। लिहाजा इसीलिए हम कभी कभी न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को गैलीलियोस लॉ भी कहते हैं, या फिर इसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। इनर्शिया के बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।